आज मैं आपसे जिक्र करूंगा वीडी शर्मा जी। वीडी शर्मा जी ने जो मैं बता दूं पहले थोड़ा सा वीडी शर्मा जी के बारे में। वीडी शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है बक्सवाहा प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोग जो जंगल को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं वे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन लोगों ने हमेशा देश के विकास में रोड़ा डालने का काम किया है। वीडी शर्मा ने राष्ट्रीय हिंदी मेल से विशेष चर्चा में कहा कि बक्सवाहा के जंगल को लेकर अभी तक शासन ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ के बता दी और न्यूज़ का टाइटल दिया है ये समाचार पत्र ने, हीरा खनन का कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा रोजगार। बक्सवाहा प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोग वामपंथी, वीडी शर्मा, है ना। और ये विशेष चर्चा हृदेश धारवाड़ जी के साथ हुई है। इस न्यूज़ को मैं चर्चा कर रहा हूं, इस न्यूज़ को मैं अपनी नज़र से देखने की कोशिश कर रहा हूं। एक नज़र में अगर मैं बोलूं तो यहां पर मैं वीडी शर्मा जी के जो बयान है मैं उसका समर्थन करता हूं। और दूसरी बात यह है कि वीडी शर्मा जी के बयान का समर्थन करने का अर्थ ये नहीं है कि हम आंदोलन जो कर रहे हैं या जो जंगल बचाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे क्षमा करें, आंदोलन तो इस वक्त अब अपने ट्रैक से उतर चुके हैं, क्योंकि इस देश ने एक अन्ना आंदोलन भी देखा। अन्ना आंदोलन की नीयत चाहे जो भी रही हो, उसका जो फ्रूट जो मिला, फल जो निष्कर्ष मिला, वो विष के रूप में केजरीवाल देश को मिला। और ये धुर वामपंथी विचारधारा का आज नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के बैठा है। तो आज हम अगर कहें कि आंदोलन अपने आप में कितने भी मकसद लिए हुए हों या कोई भी अच्छा मकसद लिए हुए हों, तो आंदोलन अपने गंतव्य तक, मंतव्य तक, मंजिल तक, अपने उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुंचते हों, ये हमेशा सही नहीं होता है। आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन का इतिहास हमारा महात्मा गांधी और अंग्रेजों के समय का रहा है, तो उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वो भी आंदोलन जो रहे हैं महात्मा गांधी के, वो भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। और उन आंदोलनों ने भी हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो सशस्त्र हिंसा में विश्वास रखते थे और जो अंग्रेजों की सेना का अपनी सेना बना के विरोध करने में विश्वास रखते थे, उनको कहीं ना कहीं, यानी भगत सिंह की विचारधारा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया था। अब यहां पर मैं ये आता हूं कि बक्सवाहा के जंगल, मेरा कोई मत ये नहीं है कि बक्सवाहा के जंगल क्या करने चाहिए, या वहां पर हीरे की खदान खोदी जा रही है तो क्या हीरे की खदान खोदी जानी चाहिए। मैं ये प्रश्न पूरी तरह वहां के लोकल लोगों पर ही छोड़ता हूं कि उनको किस तरह का विकास चाहिए। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि हीरा खनन करने पर कितना जंगल काटा जाएगा और कितना जंगल दोबारा लगाया जाएगा, जंगल को नुकसान होगा भी या नहीं होगा, या जो वृक्ष काटे जाएंगे वो वृक्ष दोबारा से कहीं और प्लांट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। मुझे अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ आंदोलन के लिए यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में आप आंदोलन का इतिहास देखें तो आंदोलन यदि देखें तो समाजवाद की विचारधारा पर आधारित होते हैं। ज़्यादातर आंदोलन समाजवाद की विचारधारा पर आधारित हुए हैं या किए गए हैं। और समाजवाद जो है वो भारत की मूल विचारधारा नहीं है। समाजवाद रशियन विचारधारा है जिसे सोशलिज्म कहा गया है। लेफ्ट लॉबी का ही ये एक प्रकार है जिसमें समाज को इक्वली माना जाता है और सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सरकार के होते हैं। यानी जैसे आज आप या कोई हम यदि कोई मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, खेत, फार्म हाउस ये सब खरीद के या रजिस्ट्री बना के बैठे हैं तो ये हमारे नहीं होंगे, ये सब देश के होंगे। आप कोई मकान या दुकान खरीद के या बेच नहीं सकते। आपको जो भी तनख्वाह होगी या जो भी होगी वो लगभग इक्वल होगी। आप कोई भी किसी तरह का काम करते हो वो आपको धन में या मुद्रा में या सैलरी में दे दिया जाएगा। और आप जिन घरों में रहोगे वो घर भी
आप जैसे अभी हम करते हैं कि ये हमारी रजिस्ट्री है, ये हमने आज बेचा, या ये खेत हमारे हैं, या ये खेत हमारे पैतृक संपत्ति के हैं, या ये हमारे पिताजी ने फार्म हाउस खरीदा था। इस तरह का काम जो है वो सोशलिस्ट, रशियन सोशलिस्ट में जो यूएसएसआर कहलाता था वहाँ पर संभव नहीं था, वहाँ पर नहीं कर सकते थे। तो आपने रशिया और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर की हिस्ट्री है वो देखी होगी, और रशिया आगे चलकर जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन बोलते थे, वो आगे जाकर 5 देशों में अलग अलग बट गया। 5 देश वहाँ से अलग निकले और छठवां रशिया, जिसे आज हम रशिया कंट्री के नाम से जानते हैं। तो सोशलिज्म की मूल विचारधारा रशिया में पनप नहीं पाई और रशिया को अमेरिका के हाथों मार खानी पड़ी। इसकी अगर हम बैकग्राउंड में जाकर देखें, भारत में अंग्रेजी जो इंग्लिश लोग थे वो भी कंपनी बनाकर आए थे और फ्रांसीसी लोग भी कंपनी बनाकर आए थे। इन दोनों में फ़र्क इतना था, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत की एक वजह ये थी कि इनका निर्णय, इनके जो कप्तान होता था, जो शिप में होता था, इनके हाथ में, कप्तान के हाथ में पूरे अधिकार होते थे और ये अपने बिहाफ में, अपनी रानी के बिहाफ में या ब्रिटिश साम्राज्य के बिहाफ में ये किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था। जबकि फ्रेंच लोग जो होते थे, उनके जो शिप आते थे या उनकी कंपनियां जो आती थी, उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं था और जो उनके निर्णय होते थे उनको अपनी महारानी के पास कोई दूत पहुंचाना पड़ता था और वो निर्णय लेके आता था। निर्णय फिर कप्तान को बताता था या कंपनी के सीईओ को, जो भी कंपनी के गवर्नर है उनको बताता था, और फिर उसके बाद निर्णय लिए जाते थे। तो इन सारी प्रोसेस में समय नष्ट होता था और ब्रिटिशर्स कंपनी या गवर्नर होते थे वो इन मामलों में बहुत आगे निकल जाते थे और आगे निकल के फिर उन्होंने आगे जाकर भारत जैसे एक सोने की चिड़िया कहलाने वाले को अपने कंट्रोल में कर लिया। इतिहास से हमें सबक यही सीखना चाहिए कि जो निर्णय अगर अटका दिए जाते हैं या जो निर्णय अपने समय के साथ नहीं लिए जाते हैं, उन निर्णयों से अंततोगत्वा राष्ट्र को नुकसान ही होता है। यहाँ 2 विचारधाराएं आपको दिख रही होंगी। एक राष्ट्रवादी विचारधारा है जिसे हम हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा कह सकते हैं, और एक समाजवादी विचारधारा है जिसमें आप समाज को सब बराबरी में बांटा जाने का एक होता है। इसका आधार बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड है वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब व्यक्ति समाज की विचारधारा में बढ़ जाएगा तो वो कहते हैं कि सबको बराबर मिलना है। तो जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए 2 बैल हैं, एक पड़ेला बैल कहते हैं और एक खींचने वाला बैल है। अगर मान लीजिए पड़ेले बैल को भी उतना ही घास मिल रहा है या दाना मिल रहा है जितना चलने वाले, दिन भर मेहनत करने वाले बैल को मिल रहा है, तो जो मेहनत करने वाला बैल है वो शायद भूखा रह जाए, और जो चलने या पड़ने वाला पड़ेला बैल है, जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है या जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है या जो ज़्यादा मेहनत उससे नहीं ली जा सकती, तो उसको अगर ज़्यादा खाना दिया जा रहा है तो वो भी उसके नुकसान के लिए हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको इसी तरह से विषय पर रहते हुए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर अभी रिसेंट में हुए किसान आंदोलन, जो चल तो पिछले 6-8 महीने और साल भर से रहा है, इस किसान आंदोलन को यदि हम देखें तो कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये किसान आंदोलन है और किसानों के वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल में अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान स्थित जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जो कश्मीर में अब धारा 370 हटाने के बाद पंजाब अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ताकि इंडिया को, भारत को एक मजबूत सरकार जो होती दिख रही है उस मजबूत सरकार को कमज़ोर किया जा सके। तो ये खालिस्तानियों पर भी, खालिस्तान आंदोलन का जो समर्थन करते हैं उन पर ये निरंतर आरोप लगते रहे हैं कि ये गुरु सिखी को छोड़कर, सिख धर्म को छोड़कर, जो हमारा हिंदू सनातन का एक सिपाही है, उस धर्म की गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा को छोड़कर, ज्ञान परंपरा को छोड़कर इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाइजेशन में आपको एक पंथ दिखता है कि मेरा वाला अल्लाह सही, तेरा वाला अल्लाह ठीक नहीं है। तो ये हम हिंदू सनातन परंपरा के इसे ठीक नहीं मानते हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन को, अभी पिछले दिनों ही एक किसान को
किसान ही कहेंगे उसको, या किसान है, जो भी व्यक्ति है, युवा है, उसको कथित तौर पर पेट्रोल डाल के या केरोसिन डालकर जला देने का आरोप आया है। और मृत्यु पूर्व उसने ये बयान दिया है कि मुझे उनके नाम लिए गए हैं, किन्हीं ने यहाँ लेके आए, शराब पिलाई और फिर पेट्रोल है या केरोसिन है वो डालकर मुझे जला दिया गया। मरने से पहले मृत्यु पूर्व ये बयान पीड़ित देकर गया है। यानी आप देखिए, और किस तरह के वहाँ स्कैंडल हो रहे हैं, सेक्स स्कैंडल हो रहे हैं। पीड़ित जो युवा हैं वो भी सेक्सुअली असॉल्ट किए जा रहे हैं, और जो महिलाएं, युवतियाँ वहाँ पर जा रही हैं वो भी एक तरह से बलात्कार की, रेप की विक्टिम बन रही हैं। और वहाँ पर पुलिस अब अपनी कार्रवाई वहाँ पर कर रही है। और इसी गैंग ने, इसी सो कॉल्ड किसान गैंग जिसमें खालिस्तानी आतंकी आ गए हैं, इन्हीं ने ही लाल किले की शान को रौंदा, तिरंगे का अपमान किया, लोगों से तिरंगे छीन छीन के, वो वीडियो में साफ दिख रहा है, लोगों से तिरंगे छीन छीन के नाले में फेंके। और जो पुलिस थी, पुलिस को घेर कर हमला किया गया है। और पुलिस कम से कम 25-25, 30-30 फीट ऊंची जो लाल किले की दीवारें थी, इतनी बुरी तरह मारा है उन पुलिस को कि वहाँ से कूदे हैं, फेंके हैं। वहाँ से पुलिस वाले अपने हाथ, एक एक हाथ पे लटके रहे, उस हाथ पे उन्होंने डंडे और जो भी उनके पास हथियार थे वो मारे, और वो भी हाथ छोड़ा तो वो 25-25, 30-30, 35 फीट नीचे दीवारों से, एकदम खड़ी दीवारों से नीचे गिर गए और गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं उसमें पुलिस वाले। तो हम यहाँ पर आंदोलन, जो भारत में आंदोलन हो रहे हैं, उनकी जो मंशा है, उनकी निष्ठा है, उनका लक्ष्य है, उनका गोल है, उनकी जो मंजिल है, उस पर एकाएक भरोसा नहीं कर सकते, और हम उसके भरोसे करने की स्थिति में भी नहीं है। ये लोग कितना नुकसान कर सकते हैं इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बक्सवाहा के जंगलों में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, मुझे लगता है आंदोलन की आड़ में छिपे हुए जो भारत की सरकारों को कमज़ोर करने वाले जो तत्व हैं, उनको बेनकाब करके ही उनके संदर्भ में, चाहे वो हीरा खदान हो जिसमें युवाओं को रोजगार मिलता हो, या चाहे आयुर्वेद का उसमें आधार बना दिया जाए, बक्सवाहा के जंगलों को बचा के वहाँ पे कोई आयुर्वेद का कोई प्लांट लाया जाए, ताकि वहाँ पर बक्सवाहा के जंगल काटने की नौबत ना आए। तो जिस भी जो हीरे की खदान में काम करने वाले जो युवा हैं, वहाँ के लोकल लोगों को क्या रोजगार मिल रहा है वो एक तरफ बैठ जाएं, और जो लोग जंगल बचा के आयुर्वेद के आधार पर उसको एक बहुत हब बना दिया जाए, बहुत बड़ा, बिल्कुल बीच में सेंटर में, जैसे केरला में है वैसा हब सेंटर में बना दिया जाए आयुर्वेद का, और वो वहाँ की प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इनको मिला के एक केंद्र बनाकर उसको जंगलों को भी बचाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा मंथन होना चाहिए जो दोनों ही धड़े एक साथ बैठ के दोनों के हित देखें। लेकिन यहां से इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत अब आंदोलन जीवियों पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हम आंदोलन जीवियों पर अब भरोसा नहीं कर सकते।